डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण को विद्युत क्षेत्र की दिशा YH की तरफ अर्थात ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और ये तरंग के संचरण की दिशा है। इसमें देखिए, दोनों प्रकार की तरंगे एक साथ इसी दिशा में संचरित हो रही हैं। दोनों तरंगे इस दिशा में एक साथ दोनों तरंगे संचरित हो रही हैं। ये तरंग के संचरण की दिशा है। इसमें विद्युत क्षेत्र E यह ऊपर की तरफ ऐसे इस प्रकार से संचरित हो रहा है। विद्युत क्षेत्र E इस प्रकार से, और वह चुंबकीय क्षेत्र B यह इस तरफ से यानी नीचे की तरफ से ऐसे संचरित हो रहा है इस प्रकार से। यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के तरंगों के संचरण को दिखाया गया है। यहाँ इसमें आपको जानना क्या है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं मैक्सवेल। इन्होंने 1865 ईस्वी में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में, यहाँ किसी दो बार हो गया है, एक बार नहीं होना चाहिए, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र B ये लंबवत हैं और तरंग के संचरण की दिशा इस तरफ है, इसके भी लंबवत हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इस तरह से बना हुआ है ऐसे, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यही यहाँ पे ये चित्र में प्रदर्शित है और ये उपर्युक्त चित्र में दिखाया गया है। तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। ये जो तरंगे हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में होकर चल सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये निर्वात में होकर भी चल सकती हैं। मैक्सवेल ने गणनाओं द्वारा यह स्थापित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। इस आधार पर मैक्सवेल ने अपना यह मत दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, अर्थात प्रकाश को इन्होंने बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित हो जाता है। तो आप इसको नोट्स में बना लेंगे। इसके बाद मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसमें देखिए दिखाया गया है कि मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के आधारभूत नियमों को गणितीय रूप दिया। यानी मैक्सवेल ने ही ये विद्युत को और चुंबकत्व के आधार पर नियमों को गणितीय रूप दिया। इन्हें मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। इन समीकरण के आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। इनमें से सबसे पहला है विद्युत का गॉस का नियम, और इसमें इन्होंने बताया है कि इसके अनुसार यानी गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत चुंबकीय फ्लक्स पृष्ठ द्वारा नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि
इंटीग्रेशन यानी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ ये आपका जो इंटीग्रेशन लगा हुआ है ये बंद पृष्ठ यानी सरफेस इंटीग्रल है, पृष्ठीय समाकल है वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ई ए, यानी पृष्ठीय समाकल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। विद्युत गॉस का नियम यही आपका कहता है, यानी गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स मीन्स ये आपका सरफेस इंटीग्रल यानी पृष्ठीय समाकल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना, नेट आवेश मीन्स क्यू और क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना मीन्स 1/एप्सिलॉन का गुणा हो जाएगा क्यू में। ये मैक्सवेल का पहला नियम है कि पृष्ठीय समाकल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद मैक्सवेल के और भी नियम हैं, कुल 4 नियम हैं। तो आइए हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम है कि पृष्ठ, उसमें देखिए क्यों क्या है जो पहले नियम में आपका है, यहाँ थोड़ा सा पार्ट इधर भी है पहले नियम का कि स्मॉल क्यू पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल है, स्मॉल क्यू जो है पृष्ठ क्षेत्रफल ए द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश है। ए के द्वारा कितना आवेश है ये क्यू है, यह मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है, ये जो ऊपर आपको बताया गया पहले में। इस समीकरण में क्यू वेक्टर ई का स्रोत है। यही समीकरण स्थिर तथा गतिमान दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है, यानी जो आपको पहला समीकरण बताया गया पृष्ठीय समाकल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। कौन कौन से? स्थिर और गतिमान। इसके बाद मैक्सवेल का दूसरा नियम है चुंबकत्व का गॉस का नियम। दूसरा नियम इनका है चुंबकत्व का गॉस का नियम, यानी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है कि इसके अनुसार, यानी इसके अनुसार मीन्स चुंबकत्व के गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। अगर कोई पृष्ठ है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है तो वह सदैव शून्य होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं पृष्ठीय समाकल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर ए इक्वल 0। वेक्टर बी यानी पृष्ठीय समाकल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर ए इक्वल 0, यह मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है और यह प्रदर्शित करता है, यह दर्शाता है कि प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी अगर स्वतंत्र रूप से कोई चुंबकीय ध्रुव है तो उस चुंबकीय ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं है। प्रकृति में अगर कोई चुंबकीय ध्रुव स्थित है तो उस चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। ये समीकरण आपका यही बताता है। याद देखिए दूसरे के पश्चात आपका तीसरा नियम है। तीसरा नियम ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। तीसरा नियम जो मैक्सवेल ने दिया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके अनुसार में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे के नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी किसी बंद पृष्ठ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दूरी का ऋणात्मक होता है। परिवर्तन की दूरी का ऋणात्मक होता है, यहाँ कुछ मिस हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर का ऋणात्मक होता है, ये दूरी नहीं रहेगा। यहाँ से ये आपको दूरी जो लिखा गया है इस दूरी से द से उ की मात्रा को हटा देना है, क्योंकि दूरी का नहीं है, दर का ऋणात्मक होता है। परिवर्तन की दर का ऋणात्मक होता है, अर्थात यहाँ से आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स
प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई, जो यहाँ फैराडे ने जो बताया उनके अनुसार स्मॉल ई से प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित किया जाता है और ये इक्वल है माइनस डी फाइव बी अपान डेल्टा टी, जहाँ पे फाइव बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, फाइव बी चुंबकीय फ्लक्स है और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन में डी अपान डी टी ऋणात्मक दर, माइनस यहाँ चिन्ह लगा हुआ है, तो ई बराबर माइनस डी फाइव बी अपान डी टी, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का तीसरा नियम है। यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे के नियम को ही तीसरा नियम इन्होंने बताया और इन्होंने बताया कि यदि पृष्ठ की सीमा रेखा पर लंबाई के खंड डी वेक्टर एल की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हो तो विद्युत वाहक बल ई बराबर पृष्ठीय समाकल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एल, या इसी को आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इतने का मान जो है ये ई के बराबर है और ई आपका इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसके राइट, यानी इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के इक्वल है तो इसका राइट इसके राइट के इक्वल होगा। पृष्ठीय समाकल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपान डी टी, ये आपका प्राप्त हुआ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। इससे स्पष्ट है कि परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी यदि परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र हो तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसी से आपका स्पष्ट हो रहा है। तो आइए देखिए इसके बाद आप पढ़ेंगे तीसरे के बाद चौथा नियम। चौथा नियम बहुत छोटा सा नियम है, ये एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम है। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम है, यानी मैक्सवेल के द्वारा एम्पियर के परिपथीय नियम को बताया गया है। तो इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल अर्थात लाइन इंटीग्रल चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू जीरो गुना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं पृष्ठीय समाकल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई प्लस आई डी। आई मीन्स चालन धारा, आई डी मीन्स विस्थापन धारा, जहां आई डी ये आपका है एप्सिलॉन जीरो डी फाइव ई अपान डी टी, ये आई डी का मान है, अर्थात विस्थापन धारा का मान इतना होगा। ये चौथा नियम। इसके देखिए आगे आपको पढ़ना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व, तो आप ऊर्जा घनत्व को पढ़ेंगे। ऊर्जा घनत्व में आपका होगा ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ देखिए किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में निर्वात में ऊर्जा घनत्व यानी प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा ये कितनी होती है, निर्वात में ऊर्जा घनत्व में प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर होती है, तथा चुंबकीय क्षेत्र में 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू जीरो होती है। तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ संबद्ध ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू जीरो। अब यहाँ x अक्ष के अनुदिश ज्यावक्रीय विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के परिमाण y तथा z के अनुदिश क्रमशः निम्न प्रकार लिख सकते हैं। जैसा हमने आपको सबसे पहली हेडिंग में चित्र में दिखाया था कि वहाँ पे ई और बी ये वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश थे, तो यहाँ से ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हम लिख सकते हैं, जहाँ ई जीरो तथा बी जीरो क्रमशः वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के आयाम हैं। इन मानों को समीकरण एक में रख दीजिए। समीकरण एक यही आपका है, यू का जो स्मॉल यू का जो मान रखा गया है ये ई और बी के मान इसी समीकरण एक में रखना है। तो देखिए रखने के पश्चात आएगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 1/2 बी जीरो स्क्वायर अपान म्यू जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यहाँ से साइन स्क्वायर का वक्रों की संख्या यानी चक्रों की संख्या
के कुल योग का समय औसत, यानी समय औसत मीन्स 1/2 है। ठीक, अतः किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व u बार या बार u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई B0 स्क्वायर अपान म्यू 0। अब यहाँ देखिए इस व्यंजक में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और बार UE औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व को हम बार UE से प्रदर्शित करेंगे। U औसत बार हो गया, वैद्युत ऊर्जा मीन्स U हो गया वैद्युत ऊर्जा घनत्व, ये वैद्युत के लिए स्मॉल ई लगा है इलेक्ट्रिक के लिए, तथा 1/4 पाई B0 स्क्वायर अपान म्यू 0 स्क्वायर औसत 1/4 पाई B0 स्क्वायर अपान म्यू 0 होना चाहिए। थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ जो स्क्वायर लगा है यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, ओनली म्यू 0 है। ठीक, तो इसको नोट्स बनाते समय इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर दोनों में नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया। और यहाँ पे औसत विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व को बार यू एम मैग्नेट चुंबकीय के लिए आया, मैग्नेटिक के लिए आया है, बार औसत के लिए आया, ऊर्जा घनत्व U है। हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं कि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व तथा औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बराबर होते हैं। इसमें औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व तथा औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बराबर होते हैं, तो उस स्थिति में बार UE बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर अपान B0 स्क्वायर, क्योंकि E0 अपान B0 बराबर C होता है। ठीक, या C बराबर 1/रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये आप पीछे इसका निगमन कर चुके हैं। तो यहाँ से ये बार UE का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0 B0 स्क्वायर। यहाँ C के स्थान पर ये C का मान रख दिया गया, C स्क्वायर है तो इतना प्राप्त हो गया, और E0 स्क्वायर के स्थान पर ये B0 स्क्वायर यहाँ से लिखा गया, B0 C B0 स्क्वायर, ये जो आगे आपका है, तो इसके पश्चात आपका है। अतः हाँ, अब यहाँ आपका प्राप्त क्या हुआ कि 1/4 पाई B0 स्क्वायर अपान म्यू 0 स्क्वायर बराबर म्यू m, यानी ये मान जो यहाँ आपका नीचे है, एकदम नीचे वाला मान, ये मान जो है UE के भी बराबर है, और वही मान ये 1/4 पाई B0 स्क्वायर अपान म्यू के बराबर है। इसी को हम बार म्यू m भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः विद्युत चुम्बकीय तरंगों में औसत ऊर्जा घनत्व बार U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 B0 स्क्वायर अपान म्यू 0 इतना प्राप्त होगा। तो आज आपने औसत ऊर्जा घनत्व जिसकी हमने परिभाषा आपको बताई थी, आज आप उसका सूत्र भी प्राप्त कर लिए हैं। तो इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स आपको इस वीडियो के साथ समाप्त हो रहे हैं। आपके इस वीडियो के साथ सभी टॉपिक्स आपके इस चैप्टर्स के क्लोज हो रहे हैं। अब आपके इस चैप्टर्स के जो आंकिक प्रश्न होंगे, आंकिक प्रश्नों को हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।